कई बार क्या होता है कि सिचुएशन को डील करने का सही तरीका होता है उसके ऊपर कोई रिएक्ट ही ना किया जाए, उसका कोई रिएक्शन ही ना दिया जाए। और भारत की सरकार भी इस समय कई सारी सिचुएशन के ऊपर वेट एंड वॉच वाली अप्रोच लेकर चल रही है। अब ये अप्रोच सही साबित होती है या फिर गलत, ये तो खैर टाइम ही बताएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि काफी सारी चीजें भारत सरकार के लिए अपने आप अलाइन होने वाली हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अमेरिका ने भारत को क्या सफाई पेश की है, चाइना ने भारत के कौन से प्रोडक्ट को एंट्री देने से इनकार कर दिया है और ये किस तरह से भारत के लिए भी चिंता का विषय है। उसके बाद इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या लूपहोल निकाल लिया है और इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको बाकी किसी न्यूज चैनल के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं E20 फ्यूल के बारे में, जिसमें पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स करके पूरे देश में बेचा जा रहा है। एक तरफ सरकार का कहना है कि उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग E20 फ्यूल गाड़ियों के इंजन या फिर पार्ट्स के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं डालता है और इससे उनको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब भारत की इंश्योरेंस कंपनी ने E20 फ्यूल से होने वाले डैमेज को इंश्योर करने से इनकार कर दिया है। आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस टुडे द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट आ रही है। ICICI लोम्बार्ड, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि E20 फ्यूल के कारण जो गाड़ियों में डैमेज होगा उसके कारण इंश्योरर्स क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं। ICICI लोम्बार्ड ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि अप्रैल 2023 से पहले भारत में जितने भी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर हुए थे वो E20 फ्यूल के लिए नॉन कंपैटिबल थे। उनमें E10 फ्यूल यूज किया जा सकता था और E20 फ्यूल केवल अप्रैल 2023 के बाद वाले व्हीकल्स के लिए ही है। ऐसे में अपनी गाड़ी में ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करना जो उस गाड़ी के लिए बना ही नहीं हो, इसको इम्प्रॉपर यूज या फिर नेग्लिजेंस यानी लापरवाही के क्लॉज में ऐड किया जा सकता है और उस एंगल से इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम रिजेक्ट करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर पुरानी गाड़ियों में E20 फ्यूल डाला जाए तो लगातार उससे उनकी फ्यूल पाइप्स, गैस किट्स और इंजन पार्ट्स खराब हो सकते हैं। लंबी अवधि में इंजन सीज या फिर डैमेज भी हो सकता है क्योंकि वो E20 फ्यूल को हैंडल करने में सक्षम ही नहीं थे। ये कहना है इंश्योरेंस कंपनीज का। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार की यहाँ पर क्या जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कस्टमर्स को तो 100% प्योर पेट्रोल का ऑप्शन भी नहीं दिया जा रहा है। हाई स्पीड प्रीमियम पेट्रोल देश के हर एक पेट्रोल पंप के ऊपर भी अवेलेबल नहीं होता है। फिर ऐसे में सरकार यहाँ पर क्या कर सकती है? अब भारत सरकार ने तो इथेनॉल को पुश करने का पूरा मन बना लिया है। नितिन गडकरी इसके ऊपर पीछे नहीं हटेंगे, ये तो खैर हम सबको साफ हो गया है। सरकार इसके ऊपर पीछे नहीं हटने वाली है, लेकिन एटलीस्ट ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनके लिए सरकार डायरेक्शंस निकालेगी। ये E20 फ्यूल इस्तेमाल करने को इम्प्रॉपर यूज या फिर नेग्लिजेंस की कैटेगरी में बिल्कुल ना डालें और E20 फ्यूल के कारण जो भी गाड़ियों में लंबी अवधि के लिए जो डैमेज आएगा, इंश्योरेंस कंपनीज उस क्लेम को रीइंबर्स करें। उसके लिए कस्टमर्स को एक्स्ट्रा चार्ज ना करना पड़े। हम इथेनॉल के ऊपर सरकार को सपोर्ट करने के लिए एक समय रेडी भी हो जाएंगे। बस सरकार हमारी ये छोटी सी मांग पूरी कर ले और इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा रेगुलेट करे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो यूएस नेवी के हमले में 3 इंडियन क्रू मेंबर्स की जान गई थी, उस ऑपरेशन को लेकर यूएस नेवी ने नई जानकारी रिलीज की है। इस ऑपरेशन से संबंधित जो नई इन्फॉर्मेशन आई है उसके ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की है, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूएस नेवी ने MT सेटेबेलो नाम के ऑयल टैंकर शिप के ऊपर फाइनल हमला करने से पहले इसको 60 बार वार्निंग दी थी। 60 बार वार्निंग देने के बाद 8 बार यूएस नेवी ने शो ऑफ फोर्स भी किया था, यानी सेना का इस्तेमाल करके शिप को डराने की कोशिश की गई और ये बताने की कोशिश की गई कि अमेरिका उनके ऊपर सैन्य हमला भी कर सकता है। अब ये जो 8 बार शो ऑफ फोर्स किया गया था उसमें यूएस नेवी के मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने इस शिप के ऊपर से फ्लाई ओवर किया था, यानी यूएस नेवी का फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर शिप के ऊपर से फ्लाई करके क्रॉस किए होंगे और उस दौरान इन्होंने फ्लेयर्स भी फायर की थी, जिससे ये जहाज के क्रू मेंबर्स को डराने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भी लेकिन ऑयल टैंकर शिप ने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया और यूएस ब्लॉकेड तोड़ने की लगातार कोशिश करता रहा, जिसके बाद यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट ने ऑयल टैंकर शिप के इंजन एरिया में प्रिसीजन म्यूनिशन फायर की। ये कहना है यूएस नेवी का। अब ऐसा लग रहा है कि यूएस नेवी यहाँ पर सफाई पेश करने की कोशिश कर रही है और अपने हमले को जस्टिफाई करने के लिए 60 बार वर्बल वार्निंग देना और 8 बार सैन्य शो ऑफ फोर्स की बात बोली जा रही है। अब इस हमले में 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक तो यूएस नेवी और दूसरा MT सेटेबेलो नाम का ऑयल टैंकर शिप, जिसके ऊपर ये सारे इंडियन क्रू मेंबर सवार थे। यूएस नेवी ने तो काफी दिन बैकलैश फेस करने के बाद आज 5-6 दिनों के बाद अपनी सफाई पेश कर दी है, जबकि शिप के मैनेजमेंट कंपनी ने एक दिन के बाद ही उस समय स्टेटमेंट इशू करके बताया था कि यूएस नेवी की उनको कोई भी वार्निंग रिसीव नहीं हुई थी और साथ में शिपिंग कंपनी ने इस मामले की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन यानी कि किसी थर्ड पार्टी से जांच करवाने की भी मांग की थी।
अब इसमें कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? क्या भारत सरकार को खुद अपने लेवल के ऊपर इस हमले की आधिकारिक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए? क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर अगर हम ये मुद्दा ले जाते हैं तो इससे डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्प्यूट और बढ़ेगा। ऐसे में क्या भारत सरकार को खुद ही अपने लेवल के ऊपर एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए ताकि पता चले कि कौन सही बोल रहा है, शिपिंग कंपनी या फिर यूएस नेवी? इसके ऊपर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसके साथ ही न्यूज आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच पीस एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया है, यानी एग्रीमेंट की जो शर्तें थी वो फाइनलाइज हो गई हैं और 4 दिन के बाद 19 जून को अमेरिका और ईरान स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जाकर ये पीस एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने कहा है कि वो खुद साइनिंग सेरेमनी में वहां पर मौजूद रहेंगे और हो सकता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी इस सेरेमनी का हिस्सा बने। ईरान की तरफ से ईरान के डेलीगेशन को रिप्रेजेंट करेंगे मोहम्मद बागेर गालिबाफ। ये ईरान की तरफ से इस डील को साइन कर सकते हैं, जो कि ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। अब माना जा रहा है कि मोहम्मद बागेर गालिबाफ ईरान के पॉलिटिकल लीडर्स में काफी इन्फ्लुएंशियल हैं और पॉलिटिकल के साथ साथ रिलीजियस लीडरशिप के साथ भी इनका काफी अच्छा तालमेल है। वैसे देखा जाए तो अभी भी इस एग्रीमेंट को साइन होने में 4 दिन बाकी हैं। यहाँ तो एक मिनट के अंदर ईरान वॉर की सिचुएशन बदल रही थी, फिर 4 दिन काफी बड़ा समय हो जाता है। अभी भी चांसेस हैं कि कोई भी पार्टी पीछे हट सकती है, क्योंकि इस पूरे शांति समझौते में लेबनान का भी इशू शामिल है। अब क्योंकि लेबनान शामिल है तो इसमें काफी कुछ इजराइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में डील साइन होनी है, वो एक्चुअल में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, और असली डील जिसमें सैंक्शंस को हमेशा के लिए ईरान के ऊपर से हटाने, ईरान के एसेट्स को वापस देने और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का फ्यूचर क्या होगा, ये सारे मुद्दे अगले 60 दिनों तक नई टॉक्स में डिस्कस होंगे। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने के बाद अभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दिया जाएगा। यूएस नेवी तुरंत प्रभाव से हट गई है, ईरान वापस से ट्रेड कर सकता है। कुछ फंड्स जो ईरान के सीज किए गए थे उनको तुरंत प्रभाव से अमेरिका रिलीज करने वाला है, लेकिन फाइनल डील 60 दिनों के बाद ही साइन होगी। ये जो 19 जून को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होना है, इसकी न्यूज सुनने के बाद जापान से लेकर साउथ कोरिया, अमेरिका, भारत समेत दुनिया की कई सारी मार्केट्स में ह्यूज जंप देखने को मिल रहा है। हमारी मार्केट भी आज 2% ऊपर आ गई थी और इंडियन रुपीस ने अपने हिस्टोरिक लो से काफी बड़ी रिकवरी कर ली है। कुछ दिन पहले इंडियन रुपीस 97 के लेवल को टच करने वाला था और आज वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक इंडियन रुपीस एक यूएस डॉलर के मुकाबले 94 रुपीस 66 पैसे तक रिकवर कर चुका है। साथ में न्यूज आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ऑयल और गैस टैंकर शिप्स की आवाजाही वापस से स्टार्ट हो गई है और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और गैस की कीमतों में अचानक से ह्यूज गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $84 पर बैरल के आसपास गिर गया है, जबकि WTI $80 पर बैरल के राउंड चल रहा है। क्रूड ऑयल की कीमत एक समय पर $120 पर बैरल के ऊपर चले गई थी और अब तो वहां से काफी रिकवरी हो गई है। हो सकता है कि ईरान पीस डील साइन होने के बाद प्राइसेस 70s के लेवल तक नीचे आ जाएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। आपकी स्क्रीन के ऊपर द बिजनेस लाइन के पब्लिश किए गए आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आ रहा है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना ने 3 इंडियन एक्सपोर्ट कंपनीज की चिली कंसाइनमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया है और उनके एक्सपोर्ट लाइसेंस को भी सस्पेंड कर दिया है। चाइनीज अथॉरिटीज का कहना है कि भारत की 3 एक्सपोर्ट कंपनीज ने जो चिली की कंसाइनमेंट इनको भेजी हैं, इनमें मेथामिडोफोस नाम का केमिकल एक्सेसिव क्वांटिटी में मिला है। अभी एक ऐसा पेस्टिसाइड है जो इवन भारत में भी फार्मर्स के लिए अप्रूव नहीं किया गया है, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पेस्टिसाइड बॉडी में जाने के बाद नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स का कॉज बन सकता है। कहा जा रहा है कि एसीफेट नाम का एक इंसेक्टिसाइड है जो भारत में परमिट किया हुआ है, इसी का मेटाबोलाइट यानी बाय प्रोडक्ट मीथामिडोफोस बनता है। भारत के अंदर चिली फार्मर्स एसीफेट का हैवी इस्तेमाल कर रहे हैं और हो सकता है कि इस बार प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस पेस्टिसाइड की क्वांटिटी और भी ज्यादा इस्तेमाल की गई हो, जिसकी वजह से कंसाइनमेंट में मीथामिडोफोस के ट्रेसेस थे। चाइना भारत की तेजा चिली का दुनिया का सबसे बड़ा बायर है और हर साल लगभग 1,50,000 से लेकर 1,90,000 लाख टन इंडियन चिली इंपोर्ट करता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत ने चाइना को कुल मिलाकर 2,36,000 टन से ज्यादा की चिली एक्सपोर्ट की थी, जो कि हर साल लगातार बढ़ते जा रही है। कहने का मतलब है कि भारत की अराउंड 30 से 35% की चिली अकेले भारत चाइना को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतने सालों से चाइना और भारत के बीच वही सप्लाई चेन चल रही थी, तो मीथामिडोफोस पेस्टिसाइड की अचानक से इतनी प्रॉब्लम कैसे आ गई है? क्या चाइनीज इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स अचानक से बदल रहे हैं या फिर चाइना ने भारत के लिए स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्ट कर लिया है? क्योंकि सिर्फ 1 महीना पहले ही चाइना ने भारत के नॉन बासमती राइस की 70 कंसाइनमेंट्स को भी रिजेक्ट किया था। उस समय भी चाइनीज साइड ने भारतीय राइस के अंदर जीएमओ कंसर्न्स की बात की थी
और कहा था कि भारत की राइस कंसाइनमेंट में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ट्रेट मिले हैं, जबकि इंडियन एक्सपोर्टर्स ने चाइना के इन आरोपों को खारिज कर दिया था। चाइना के ऊपर शक होने का एक और कारण ये भी है कि चाइना ने जो चिली कंसाइनमेंट भारत की रिजेक्ट की हैं, यानी जिन कंसाइनमेंट में चाइना कह रहा है कि उनमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज्यादा है, उन चिली कंसाइनमेंट को चाइना ने वापस भारत नहीं भेजा है, बल्कि उनके प्राइसेस को रीनेगोशिएट करने की बात चल रही है। अब अगर कोई शिपमेंट इतनी ज्यादा डेंजरस थी कि उसको रिजेक्ट करना जरूरी था, तो फिर उसकी प्राइसिंग और नेगोशिएशंस क्यों हो रही हैं? ये सवाल भी एक्सपोर्टर्स के बीच डिस्कशन का विषय बन गया हुआ है। अब इसमें कोई भी शक नहीं है कि आज की डेट में कई सारे देश टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी इशू का मुद्दा बनाकर दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट को अपने देश के अंदर इंपोर्ट करने से इनकार कर देते हैं, ताकि खुद की मार्केट को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन एक और सच्चाई ये भी है कि साल दर साल जैसे जैसे पेस्टिसाइड्स के कारण कैंसर्स और अन्य बीमारियां पूरी दुनिया में फैलते जा रही हैं, उसके बाद से दुनिया के कई सारे देश अपने फूड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स को और भी स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर फार्मर्स प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दबाकर पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भारत में इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। चाइना ने तो खैर इस बार भारत की चिली कंसाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन इससे पहले सेम कंप्लेंट यूरोप से भी आई थी। यूरोप में भी इंडियन स्पाइसेस को लेकर रिजेक्शन रेट पिछले कुछ सालों के अंदर 5% से बढ़कर 20% तक पहुंच गया है। पहले यूरोप में भारत की केवल 100 में से 5 कंसाइनमेंट फेल होती थी, लेकिन आज की डेट में यूरोप के अंदर भारत की स्पाइसेस की 100 में से 20 कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो रही हैं। इसके अलावा पिछले साल भी MDH और एवरेस्ट कंपनीज के मसालों को हांगकांग, सिंगापुर और इवन नेपाल ने भी बैन किया था, क्योंकि उनके अंदर इथिलीन ऑक्साइड नाम का एक पेस्टिसाइड मिला था, जो कि परमिटेड लिमिट से ज्यादा मात्रा में था। कहने का मतलब है कि दुनिया भर में ऑर्गेनिक और पेस्टिसाइड फ्री फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अगर हमको दूसरी कंट्रीज को अपने फूड प्रोडक्ट्स, क्रॉप्स या ग्रेन्स का एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं, तो भारत सरकार को भी देश के किसानों के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस तो लगानी होंगी। देश के अंदर भी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स को और मजबूत करना होगा, ताकि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन हो, वरना आने वाले समय में दुनिया के बाकी देश इसी तरह से भारत के फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते रहेंगे, और हम और आप लोग देश के अंदर क्या खा रहे हैं, फार्मर्स हमको क्या खिला रहे हैं, उसके बारे में तो कोई बात भी नहीं करता है। खैर, किसान भाइयों के परिश्रम एवं मेहनत से